नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है, जो 3 कृषि विधेयकों को लेकर हो रहा है, तो दोस्तों हम जानेंगे कि इन 3 विधेयकों के अंदर क्या है और क्या-क्या खामियां हैं और सरकार क्या प्रावधान लाई है, आंदोलनकारी क्या मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पहला बिल है, 3 अलग अलग विधेयक हैं, अलग अलग कानून हैं। पहला विधेयक है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, इसका ये नाम है। तो दोस्तों, नाम तो काफ़ी लंबे है, आपको याद नहीं रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि इस विधेयक के अंदर क्या है पहले विधेयक के अंदर। तो दोस्तों, पहले विधेयक के अंदर मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ कि जो पहला विधेयक है इसके अंतर्गत जो किसान पहले अपनी उपज जो एपीएमसी मंडी होती है वहाँ बेचता था। शहरों के अंदर प्रत्येक शहर में मंडी होती है सरकार की, उन्हें एपीएमसी कहते हैं, तो वहाँ बेचता था अपनी फसल। तो अब इस विधेयक में यह कहा गया है कि वो एपीएमसी मंडी के साथ साथ जो प्राइवेट मंडी है वहाँ भी अपनी उपज बेच सकता है। तो देखते हैं क्या है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है। विधेयक में ऐसा कहा गया है कि आप मंडियों पर टैक्स लगाते हो और बाहर जो प्राइवेट आदमी खरीदेगा वो टैक्स नहीं लगाएगा और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। अगला है, सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों, जिसे एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है और इसके जरिए सरकार एक देश एक बाज़ार की बात कर रही है। ये दोस्तों पहला विधेयक था। तो दोस्तों, देखने में कितना शानदार विधेयक लग रहा है, लेकिन इसमें क्या खामियां हैं इस पर चर्चा करते हैं हम। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अपन गांव में ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं सभी, तो मात्र 6% लोग ही मंडियों में बेचते हैं अभी और 94% लोग हैं, 94% लोग अभी गांव में अपन बिचौलियों को बेच देते हैं। गांव के अंदर जो बड़ी की दुकान है वहाँ बेच दिया। यही तो होता है, क्योंकि शहर के अंदर ले जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और हिंदुस्तान में अधिकांश किसान छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि कम है, तो वैसे भी वो एपीएमसी मंडियों में नहीं बेच पाते हैं, केवल 6% बेचते थे। तो इसमें कहा कि आप प्राइवेट मंडियों में बेच सकते हो। तो दोस्तों, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध होने की मेन वजह ये है कि जो किसान हैं वो ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि जो एपीएमसी मंडियों से बाहर जो प्राइवेट मंडियां हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति हैं वो क्या करेंगे, जो प्राइवेट मंडियां लाएंगे और जो ये सरकारी मंडियां हैं इनको समाप्त कर देंगे, ऐसा किसान कह रहे हैं। ऐसा कैसे कर देंगे? उनका पुराने अनुभव है, किसानों का अनुभव इस प्रकार है कि पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, जैसे जियो आई थी। जियो ने क्या करा, शुरुआत के अंदर सस्ता नेट दिया, बीएसएनएल जैसी कंपनी को बाहर कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स जो होते थे, कितनी सुविधा होती थी पहले, प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकारी अस्पतालों में क्या हालत कर दी आप जानते होंगे। और इसी तरह जो विमानन कंपनियां हैं, इन्होंने कैसे देखो एयर इंडिया और कैसे उनको ख़त्म कर दिया। और जो सरकारी विद्यालय हैं, पहले यहाँ से सरकारी विद्यालयों में आईएएस, बड़े बड़े आरएएस, आईआईटी निकलते थे, तो प्राइवेट स्कूल वालों ने कब्जा कर लिया।
तो इसी प्रकार किसान कह रहे हैं कि शुरुआत में तो ये हो सकता है 2-4 साल तक ये हमारा जो सामान है थोड़ा महंगा खरीद ले। जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे गेहूँ बिक रहा है 2,000 रुपये क्विंटल, ठीक है। APMC मंडी कितने में लेती है? 2,000 रुपये में लेती है। अब ये प्राइवेट मंडी वाले क्या करेंगे, जैसे ये 2,200 में बेचते हैं, ठीक है। अब 2,200 में ख़रीदना शुरू कर दिया प्राइवेट मंडियों ने, तो हम कहाँ जाएंगे देखो बेचने? तो स्वाभाविक सी बात है, हम 2,200 वाले को बेचेंगे, 2,000 वाले को क्यों बेचेंगे? जब हमें लगेगा भाई 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ तो कोई खरीदने नहीं आएगा या कोई बेचने सामान नहीं आएगा APMC मंडी में, तो सारे प्राइवेट मंडियों में बेचेंगे। तो धीरे धीरे ये गवर्नमेंट मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। जब ये गवर्नमेंट मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में क्या करेंगे, मान लो ये उद्योगपति है, फिर तो भले ही 1,000 में लो चाहे सामान वो गेहूँ, या चाहे 1,200 में लो, क्यों? फिर उनको कौन रोकने वाला? कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो किसान मांग ये कर रहे हैं कि आप MSP लगा दो, प्रत्येक जितना भी सामान है उस पर MSP लगा दो। MSP का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, MSP लगा दूँ। यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों? जो किसान कोई फसल पैदा करता है तो उसमें बुआई, कटाई, ट्रैक्टर का खर्च, सारा खर्च मिलाकर कितना रुपए उसको लागत लगी है, उसको MSP कहते हैं। तो भाई इससे कम तो नहीं खरीदेगा। तो बिल्कुल मांग जायज़ है। और अभी तक दोस्तों 6 फसलों पर MSP मिलती है, बाकी पर नहीं मिलती है। पहले सरकारें थी वो भी MSP केवल 6 फसलों पर देती थी। तो दोस्तों ये मांग भी जायज़ है। दूसरी कानून है ये दोस्तों, देखते इसको, मूल्य आश्वासन और किसान संरक्षण और सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, ये दूसरा कानून है। आपको याद नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ इसमें क्या है। तो दूसरे के अंदर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होता है, जैसे कोई उद्योगपति है, जैसे पार्ले जी बेचने वाली कंपनी वाला है, या हल्दीराम वाला है, बीकाजी वाला है, या और भी कोई भी कंपनी वाला हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है। वो क्या करेगा, जैसे उसको बहुत सारा सामान चाहिए अपनी मंडी में, तो वो 15-20 गांवों को मिला के उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ले लेगा। जैसे गेहूं की ज़रूरत है उद्योगपति को, तो वो क्या करेगा, 15-20 गांव को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? फसल बोने से पहले, कि भाई बोल देगा आपके 15-20 गांव वाले इकट्ठे होकर केवल गेहूँ ही बोओगे। तो अपन तो क्या अलग अलग फसल बोते हैं, कोई गेहूँ बोता है, कोई बाजरा, कोई सरसों, कोई चना, इस तरह फसलें बोते हैं और अलग अलग फसलें बोते हैं। तो वो ये कहेगा भाई आप कुछ मत बोओ, केवल गेहूँ बोओ, और मैं इसको आपको 2,500 रुपये क्विंटल मैं खरीद दूँगा। तो भाई किसान खुश कि हमें क्या चाहिए, हम तो गेहूँ बो देंगे, 2,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें अड़चन कहाँ आ रही है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें ये कहा गया है कानून के अंदर, यदि कोई विवाद होता है मान लो किसान और कंपनी के बीच, तो SDM है, तो SDM क्या करेगा दोस्तों, SDM मध्यस्थता करेगा, मतलब SDM उसके साथ कार्रवाई करेगा। अब दोस्तों SDM आपको पता है, अब तो किसान आशंकित है कि SDM हमारी पैरवी करेगा या कंपनी की पैरवी करेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, SDM, किसान गरीब होता है, कंपनी वाले पैसे वाले होते हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो प्रशासन है, SDM और कंपनी वाले मिलकर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे और हमें जितनी मिलनी चाहिए, जो
रेट मिलनी चाहिए वो रेट नहीं मिलेगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसमें दोस्तों यदि सरपंच करते, मान लो इन्होंने गलत क्या करा, यही गलती हो गई, गांव के सरपंच को या विधायक को बनाना चाहिए था कानूनी अधिकारी, क्योंकि जैसे सरपंच हो गया तो सरपंच क्या करता, गांव में जैसे कॉन्टेक्ट हुआ तो सरपंच तो सीधी सी बात है गांव वालों की ही फेवर लेता, क्योंकि उसको वोट चाहिए भाई, अपने वोटर की पैरवी करेगा, कंपनी की पैरवी थोड़ी करेगा। अब एसडीएम जरूरी नहीं कि पैरवी करेगा, सरकारी आदमी है जो पैसा देगा उनकी तो पैरवी करेगा। अब इस कानून को पूरे को पढ़ते हम। यह कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है, और इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई राज्यों में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि कृषि है दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है, आप सभी को जानकारी होगी। कृषि राज्य सूची का विषय है और प्रत्येक राज्यों में अलग अलग कानून है कृषि के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों के अंदर भी चल रही है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। तो दोस्तों कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो अब अखबारों में हम देखते हैं कि फलाना कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों इस तरह के अनुभव है किसानों के, तो इसीलिए किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने जो उद्योगपति हैं हमारी ज़मीन हड़प लेंगे। हालांकि ऐसा इस कानून में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उद्योगपति या लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमारा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और धीरे धीरे वो ज़मीन हथिया लेंगे और फिर गरीब किसान कैसे कानूनी लड़ाई लड़ेगा, और क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं हैं और कंपनी वाले उन्हें परेशान करेंगे। ये थोड़ी सी किसानों की आशंका है। तीसरा है दोस्तों कानून है, इस कानून को देखते हम। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। इसमें संशोधन है इस कानून के अंतर्गत। इसमें देखते हैं क्या है, मैं आपको मोटे मोटे ही बताता हूँ। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या होता है कि दोस्तों आवश्यक वस्तुओं के अंदर आलू, तिलहन, खाद्य सामग्री, दालें, ये आती हैं आवश्यक वस्तुओं में। तो इन पे दोस्तों क्या है कि स्टॉक लिमिट पर पाबंदी है, सरकार भी बैन लगाया हुआ है कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकोगे और काला बाजारी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकाल दिया गया है कि भाई ये आवश्यक वस्तु नहीं है और आप इसको स्टॉक कर पाओगे। यानी पहले स्टॉक के अंदर जो छूट नहीं मिली हुई थी, इनको स्टॉक से छूट मिल गई। अब स्टॉक कितना भी कर लो उद्योगपति। तो इससे किसानों को क्या आशंका है कि जब इन उद्योगपतियों को ये आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने की सामग्री, आलू, तेल, दाल, खाद्य सामग्री, तो इन पे उद्योगपति क्या करेंगे, पहले सारा खरीद लेंगे। जब किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जनता के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो रोक के जब जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बेचेंगे और फिर इतना भाव बढ़ा देंगे। जैसे मान लो हमारे पास गेहूँ था, सभी किसानों के पास, किसी के पास 10 क्विंटल था, किसी के पास 12 क्विंटल था, किसी के पास 15 क्विंटल, और ऐसे गेहूँ था। तो हमने सभी कंपनियों को, उद्योगपतियों को बेच दिया।
और इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग जगह स्टॉक कर दिया। अब गेहूँ तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि अभी फसल तो आएगी अगले सीजन में। तो फिर अब ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे भाई हमारे पास तो गेहूँ है ही नहीं। अंबानी, अडानी या जो भी कंपनियां हैं, कृषि कंपनियां, और जब इनका भाव बढ़ जाएगा, दोस्तों ये एक मांग और पूर्ति का नियम है कि जब मांग बढ़ती है किसी फसल की, किसी वस्तु की, तो दोस्तों उसकी रेट बढ़ती है। तो जैसे गेहूँ था 25 रुपये किलो, अब आ गया 50 रुपये किलो। अब फिर उद्योगपति क्या करेंगे, धीरे धीरे इनको बेचेंगे कि भाई हम विदेशों से मंगाया, हमने जहाँ से मंगाया, जो भी है बहाना मार के। तो फिर हमारों को एक तरह लूटने का काम होगा। जो फसल 20 रुपये में खरीदी है वो 50 में बेचेगा। तो ये दोस्तों किसानों की आशंका है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे, और उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, और जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। और पहले रोक थी दोस्तों। अब नए विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है कि आप इनका कितना भी भंडारण कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी कानून, मुझे भी, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मुझे भी गलत लगता है, क्योंकि फिर उद्योगपति कितने ही रुपये में बेचे, कोई कानूनी बाध्यता थोड़ी होगी। फिर हम कोर्ट पे भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई देखो ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, हम तो हमारी मर्जी उतना रखेंगे। तो दोस्तों ये 3 कानून थे जिनका पूरे देश भर में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ आंदोलन हो रहा है। तो दोस्तों तीनों कानून आपको याद होने चाहिए, या याद इतना नहीं करोगे, बस पूछ ले भाई, क्योंकि चल रहा है तीनों कानून। क्या कानून है, तो पहला कानून है, आप अपनी जो खाद्य फसलें हैं APMC मंडियों के अलावा प्राइवेट मंडियों में भी बेच सकेंगे। कानून नंबर 1 ही है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। और तीसरा है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इनको आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों कानून हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि दोस्तों अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।